नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनता का जनादेश आने के पहले अब सियासत में प्रदेश सरकार पर 3.85 लाख करोड़ के कर्ज को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही दल 3 दिसंबर को अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन की ही होगी। यही कारण है कि अब कर्ज को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के अपने ही दावे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अभी वर्तमान में अगर आप देखें, ना तो कोई निर्माण कार्य हो सकता है, ना ही किसी चीज का भुगतान हो सकता है, तो आप फिर कर्जा किस बात का ले रहे हैं? खुद के नेता अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए कर्जा ले रहे हैं। अगर सरकार संचालन के लिए किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो कांग्रेस कार्यालय में अनुमति दे। सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले मौजूदा सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी। इसके पहले आचार संहिता लागू रहने के दौरान भी सरकार बाजार से कर्ज ले चुकी है। इस साल जनवरी से अब तक 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं प्रदेश पर कितना है कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार पर 3.85 लाख करोड़ का कर्ज, प्रदेश के हर व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश के 2023-24 का बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए। इसका 26.2% हिस्सा वेतन, भत्ता और ब्याज अदायगी में। 2022-23 तक के लिए कर्ज पर मूलधन 24,114 करोड़ रुपए, ब्याज के लिए 22,163 करोड़ रुपए भुगतान का अनुमान। हर साल 20,000 करोड़ से अधिक का ब्याज दे रही सरकार। नई सरकार पर सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन की। नई सरकार बनाने के दावे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हैं, लेकिन वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, इसका जवाब नहीं। कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार उनकी बनेगी और पूर्व सीएम कमलनाथ के अनुभवों का उन्हें लाभ मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा कि सरकार ने कर्ज लेकर घी पिया, विकास के काम नहीं किए। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजों का हम सब इंतजार कर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर सरकार कर्जा लेती है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कर्जा सरकार अपनी सुविधा के लिए ले रही है, अपने खर्चों के लिए। खुद के नेता अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए कर्जा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में अगर आप देखें, ना तो कोई निर्माण कार्य हो सकता है, ना ही किसी चीज का भुगतान हो सकता है, तो आप फिर कर्जा किस बात का ले रहे हैं? ये बताता है कि शिवराज सरकार ने कर्जा लेकर सिर्फ उधार का घी पिया है, खुद पिया है, जनता को कुछ नहीं दिया है, और सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कर्जा लिया है। इसी तरह प्रदेश आज 4 लाख करोड़ के कर्जे में, उसलिए आज फिर ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के अपने ही तर्क हैं। 2003 में कांग्रेस सरकार का 33,000 करोड़ रुपए का बजट था। बजट का 31% कर्ज था, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं थे। 2023 में 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बजट की तुलना में बजट का 26% ही कर्ज है। यही फर्क कांग्रेस और भाजपा में है, बीजेपी का ये कहना है। अगर सरकार संचालन के लिए किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो कांग्रेस कार्यालय में अनुमति ले। सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था होती है, और चलती हुई सरकार अगर किसी प्रकार से कोई आवश्यकता महसूस करती है तो नियम, कानून, संविधान के दायरे में करती है। कांग्रेस जरूर 10 जनपद से अनुमति मांगती रही होगी या मांगती होगी, लेकिन यहाँ केवल और केवल संविधान, नियम, कानून से चलने का मामला है। बीजेपी लगातार दावा करती है कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ही कर्ज लिया गया है। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार सालाना 20,000 करोड़ रुपए ब्याज देती है। जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य के पास नए टैक्स लगाने की गुंजाइश न के बराबर रह गई है। ऐसे में सरकार किसी की भी बने, उसके लिए अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के साथ वित्तीय प्रबंधन बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी इस डिबेट का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता सरकार की आन पड़ी कि अब चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं, 3 तारीख को मतगणना है,
और इस बीच इतना बड़ा कर्ज शिवराज सरकार को लेना पड़ रहा है। अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की खामियां हैं, कुछ ऐसे कर्जे हैं जिन्हें उतारने के लिए बीजेपी और कर्ज ले रही है। लेकिन क्या वजह है, आप ही बताएं। देखिए, निश्चित रूप से कर्ज की लेने की प्रोसेस कोई एक दिन की तो होती नहीं है। पूर्व से रिक्वायरमेंट्स डलती है और पूर्व से रिक्वायरमेंट्स के बाद में मूलभूत रूप से चेक किया जाता है कि उस कर्ज का उपयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, और उसके बाद उस कर्ज प्रदेश सरकार को दिया जाता है। और ये पूर्व से सब चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही रिक्वायरमेंट्स डाली और आज ही पैसा मिल गया है। और निश्चित रूप से जो जीडीपी होती है वो देखी जाती है कि जीडीपी कितनी है और उसके अकॉर्डिंग इनको कितना प्रदेश सरकार कर्ज वहन कर सकती है। और दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स में कितना पैसा इन्होंने जो कर्ज का लिया है उसको लगाया है, विकास के तौर पे कितना पैसा लगाया है, उसका पूरा ब्यौरा जाता है, तब जाके कहीं कर्ज मिलता है। और दूसरा, जो प्रदेश में पहले जैसे पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी 11,000 रुपए के लगभग, अभी 1,39,40,000 रुपए के लगभग, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। और दूसरा, पहले जो 31% जीएसडीपी हुआ करती थी, आज 29% है। मतलब विकास भी भरपूर किया है, सड़कों का निर्माण किया है, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, बिजली भरपूर मात्रा में है, और उसके बाद कर्ज की अदायगी भी हो रही है और विकास भी हो रहा है। दोनों चीजें एक साथ में हो रही है। और अगर नए स्रोत की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नए स्रोतों का निर्माण हुआ है, पूर्व में भी किया गया था। उसी के कारण ऐसा हुआ था कि जो 23 हजार करोड़ का जो बजट था उसको 3 लाख करोड़ तक ले गए थे। और निश्चित रूप से अभी जो नए स्रोतों का निर्माण किया गया है उससे जो 3 लाख करोड़ का हमारा बजट है, इसको हम 10% आगे तक ले जाने की हमारी गुंजाइश है। और निश्चित रूप से जब हम सरकार में आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो इसको 10% बढ़ा देंगे। जी, ठीक है। चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि हम इसे 10% बढ़ा देंगे जब सरकार बनेगी, उसके बाद की ये बातें हैं। लेकिन डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, आपका क्या स्टैंड है? आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को इस तरह का कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है? बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जी जिस तरीके से अपनी सरकार का और अपने नेताओं की जो ब्रांडिंग की है, जी, वास्तविकता ये है कि उस पर कर्ज लिया जा रहा है। जी, ये मध्य प्रदेश में मैंने पहली बार इस तरह का ये देखा है किसी सरकार का। तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा, जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया जी, और जो पैसा जिस तरह से इन्होंने सरकार चलाई, मन मर्जी से जो कर्ज लिया, एक तरह स्पष्ट हो जाता है कि मैं कह सकता हूं कि बिन पैसे चलता नहीं, खड़े सीना तान। और प्रदेश की सरकार ऐसे चलती जैसे बीजेपी की निजी दुकान। तो निजी दुकान की तरह जो इन्होंने ब्रांडिंग की, जो कर्ज लिया है, तो जितना मैं कह रहा हूँ जितना विकास पे इन्होंने खर्च किया उससे ज्यादा तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग में खर्च कर दिया। तो कर्ज का मूल रूप से कारण ये है। और जैसा कि हमारे कमलनाथ जी ने कहा था कि ये प्रदेश की 50% कमीशन वाली सरकार है। यदि 50% कमीशन कम कर दिया जाए, ब्रांडिंग का पैसा अगर बचाया जाए, तो निश्चित तौर पे इस बात को मानता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों पर जो 47,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति पर जो कर्ज है उसको पटाया भी जा सकता है, विकास भी हो सकता है। और आने वाली सरकार ये विकास की सौगात भी देने का काम करेगी हमारे हाथ में, जब कमलनाथ जी के नेतृत्व की 3 दिसंबर को सरकार आएगी उसके बाद। जी, रमाकांत पटेल जी, किस तरह से इस पूरी वित्तीय स्थिति को आप देखते हैं, और क्या आप ये मानते हैं कि पहले का कर्ज यदि उतर जाता, उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती, तो वित्तीय भार फिर आने वाली सरकार पर नहीं आता? रमाकांत जी। लिया गया है ये अकेले मामा ने नहीं लिया है, ये कर्जा नाना ने भी लिया है। मामा ने लिया है 4 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया है, और साथ ही साथ नाना ने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश के अंदर डाला है। और अगर आज हम बात करें कि मध्य प्रदेश का या देश का एक दिन का बच्चा जो पैदा होता है, मामा की देन है कि 50,000 रुपए के लगभग कर्जे में पैदा होता है, और नाना की देन है कि लगभग 1,20,000 रुपए के कर्जे में पैदा होता है। और अगर इन दोनों की डबल इंजन की सरकार को मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा इन दोनों की कृपा से, इन दोनों की मेहरबानी से 1,70,000 के कर्जे में पैदा होता है। रही बात ये, एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति कब कर्जा लेता है? कुछ जमीन खरीदनी हो, बच्चों की पढ़ाई करानी हो, किसी का इलाज कराना हो, तब कर्जा लेता है एक आम नागरिक। लेकिन इन्होंने किस लिए कर्जा लिया? इन्होंने लिया भ्रष्टाचार करने के लिए, इन्होंने लिया अपना प्रचार करने के लिए, इन्होंने लिए अपना चेहरा चमकाने के लिए, इन्होंने कर्जा लिया हर जिले में भव्य
भाजपा का कार्यालय खोलने के लिए, अपने नेताओं को मालामाल करने के लिए, हर काम में लूट करने के लिए और चुनावों में, प्रचारों में, उड़न खटोलों में घूमने के लिए इन्होंने इसलिए कर्जा लिया कि प्रधानमंत्री आवास में घोटाला कर दें, आयुष्मान योजना में घोटाला कर दें, इसलिए इन्होंने कर्जा लिया, देश को कर्जे में डाल दिया। मामा और नाना ने, दोनों ने। कोई भी कर्जा लेता है, इस पैसे से होना क्या था? देखिए, इस पैसे से होना था कि हर युवा को रोजगार मिले, किसी को रोजगार नहीं मिला, किसानों को फसलों का दाम मिले, नहीं मिला, किसान आज आत्महत्या कर रहा है। इस पैसे से होना था, कर्जे के पैसे से, कि अच्छे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हो, अच्छे परिवहन की व्यवस्था हो, लेकिन स्कूल बंद करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। अच्छे इलाज की व्यवस्था हो, कहीं कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। अच्छी कानून व्यवस्था हो, नए उद्योग धंधे लगे, हर घर में बिजली पानी पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। इस कर्जे के पैसे से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबोने के बाद इन लोगों ने उस पैसे का बंदर बांट किया है। तो जो लोग कर्जा लेकर के काम करें, वो कोई व्यक्ति कर्जा लेकर के घर चलाए, परिवार चलाए, वो सपूत नहीं, सपूत होता है। जो कर्जा उतारे, जो कर्जा कम करे, वो सपूत होता है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कर्जा कम कर रही है। दिल्ली में हमारी सरकार पे कोई कर्जा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है। जी, ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्ज है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार का तो काम होता है कि कर्जा कम करना, ना कि लोगों पर बढ़ाना। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब जब सरकार ने कर्ज लिया है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है मध्य प्रदेश की, उनके कंधों पर भी ये भार आएगा और फिर उसके लिए सरकार की क्या तैयारी होगी? देखिए, पहले मैं इनके जवाब दे दूं, उसके बाद में मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूंगा। जैसे इन्होंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है, कर्जा ले लिया है। अभी बताइए ना, पंजाब को एलजी पत्र लिख के बोलते हैं कि अगर अभी कर्ज का जवाब नहीं दिया तो सरकार बर्खास्त कर देंगे। 5-5, 6-6 पत्र लिखने के बाद ये जवाब नहीं देते हैं। शराब नीति में घोटाला कर करके ये राजस्व अर्जित कर लेते हैं और 3-3 मंत्री जेल में चले जाते हैं और यहाँ शान शौकत के साथ में मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता ये कौन सा चरित्र है। राघव हजार जवान लग जाते हैं, जैसे वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, शादी नहीं करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने ये शो करा था कि मैं सबसे कम कमाता हूं, वो 1 करोड़ रुपया रोज होटल में पे करता है उसकी शादी में। शीश महल पर जनता का करोड़ों रुपया डुबाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल के लिए सड़कों पर बैठने वाले लोकपाल नहीं ला पाए, किसान बिल के लिए बैठने वाले बिल नहीं बना पाए, और उसके बाद में यहाँ बैठकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भैया, मध्य प्रदेश के पूर्व की स्थिति 51 वर्षों का शासन और 18 वर्षों का शासन, मैं आपको दावा करके चैलेंज करता हूँ, आप उस शासन की बात करिए, वहां की व्यवस्थाओं की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, बेरोजगारी की बात करिए, और अभी 18 वर्षों की बात कर लीजिए। आप दिल्ली में पूर्व के भ्रष्टाचारों की बात करिए और आपके शासनकाल के भ्रष्टाचार की बात करिए। अब मैं आता हूं इनके जो कहा नाना की बात, भैया नाना $4 ट्रिलियन पर ले गया है भारत की इकोनॉमी को, थोड़ा पढ़ भी लिया करें। फॉरेक्स रिजर्व अब तक का सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व भारत का है, $6 बिलियन के करीब भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है। जहां पर 27 किलोमीटर सड़कें रोज बन रही है, जहां पर एम्स का निर्माण, 7 नए एम्स का निर्माण हुआ है, 15 नए IIT का निर्माण हुआ है, 16 नए IIITs का निर्माण हुआ है, 75 एयरपोर्ट्स का निर्माण हो चुका है, अगले 75 का निर्माण पूर्णता की ओर है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है केजरीवाल जी ने जो इनको भटकाया है सभी युवाओं को, तो ये भटक चुके हैं। ना तो अब इनको विकास प्रदर्शित होता है, ना देश में किए गए कार्य प्रदर्शित होते हैं। मुझे बताइए ना, मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये नाना करके संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, आप बताइए आपके घुंघरू सेठ ने ऐसा कौन सा कार्य करा है दिल्ली में, या उनके आईएएस काल के दौरान जो एक कीर्तिमान बनकर स्थापित हो पाए कि ये भैया ये उस समय आईएएस ऑफिसर थे, इन्होंने ये कहा था, लेकिन करा तो सिर्फ अपने गुरु को छलना करा है, करा तो सिर्फ दिल्ली की जनता को छलना करा है। अरे मुआवजा देने तक में ये समाज देखते हैं कि अल्पसंख्यक समाज की है तो इसको मुआवजा दे दिया जाए बेटियों को, और ये बेटी सवर्ण की है तो उसके यहाँ जाना नहीं। तो निश्चित रूप से इनका भ्रष्टाचार और इनकी बात तो मेरे को लगता है थोड़े समय में जिस तरह से इन्होंने प्रगति करी है उसी तरह से समाप्ति की ओर जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आप बताइए 20,000 करोड़ रुपया आते से इन्होंने ले लिया और उस 20,000 करोड़ रुपया का कभी भी हिसाब नहीं दिया, और ये हिसाब करते ये आते से 450 अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते
वो भी IAS IPS रैंक के अधिकारी, और 54 डॉग्स का, मतलब कुत्तों तक का, खोजी कुत्तों तक का ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो आप बताइए ना, कृषि संयंत्र घोटाला कर देते हैं 15 महीने में आके। ये युवाओं को ढोल चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ी लिखी बच्चियों को उस समय सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग देते। अरे कौन सी युवा निधि? कमलनाथ जी खड़े होकर पटल पर बोलते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं की जो दर थी वो 4 गुना बढ़ चुकी है। अब आइए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, और मैं इनको बताता हूँ किस तरह से हम कर्ज पटाएंगे। चौथा स्थान है, शायद इनको यह भी नहीं पता होगा कि खनिज से जो राजस्व प्राप्ति होती है मध्य प्रदेश उसमें चौथी पोजीशन पे, और हमने जो बढ़ाने का कार्य करा है, हमने वनोपज का जो 20% बचता है आज वो आदिवासियों को देने का कार्य कर रहे हैं। चलिए, मैं फिर से इस पर आऊंगा आपके पास। फिलहाल हम डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी का रुख कर लेंगे। अनिल जी, क्या आम आदमी पार्टी की बातों से आप सहमति रखते हैं कि सरकार का काम ही होता है कर्ज कम करना, ना कि कर्ज को और बढ़ाना? अब शिवराज सरकार कर्ज बढ़ाती जा रही है, ऐसा आरोप है जी। देखिए, अभी ओम कश्यप जी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे जी कि सरकार कैसे कर्ज को कम करेगी जी। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप बताइए 18 वर्ष के कार्यकाल में आपने कर्ज को कम करने की जगह बढ़ा कैसे दिया? एक तो वाजिब प्रश्न इनके ऊपर ये आता है जी। और दूसरी बात, अगर जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये भी बात सही है कि अगर प्रबंधन आपने अगर अच्छा किया होता, यदि वित्तीय प्रबंधन आपका अच्छा होता, तो मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़ने की जगह कर्ज घटता। लेकिन आपने नहीं घटा पाया, तो इनकी बात पर मैं भरोसा तो नहीं कर सकता। ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने मान लिया कि ये जुमलेबाजों की पार्टी है। ये डबल इंजन की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज मामा की सरकार हो, दोनों जुमलेबाजी की पार्टी है। और रही बात भ्रष्टाचार की बात करते, तो मैं बता दूं, रुक जाइए ओम कश्यप जी, सुनिए आप मेरी बात को। और यदि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप कांग्रेस पे 15 माह में भ्रष्टाचार का आरोप ट्रांसफर का लगाते हैं, और मशीन, नोट गिनने की मशीन आपके यहाँ शिवराज मामा के यहाँ घर पे माननीय साधना भाभी जी के यहाँ पकड़ी जाती है। आप भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। सतपुड़ा भवन में सतपुड़ा भवन में आग आपके कार्यकाल में लगाई जाती है। भ्रष्टाचार की फाइलें आपके कार्यकाल में जलाई जाती हैं। व्यापम घोटाला आपने किया, शिक्षक भर्ती घोटाला आपने किया। अभी रिसेंटली आपके विधायक जी पकड़े गए थे बीजेपी के, जो पटवारी घोटाले में पकड़े गए। चाहे डंपर घोटाले की बात करें, चाहे आपके सहकारिता मंत्री का PDS घोटाला हो, आप किस किस घोटाले की बात करते हैं? सूप तो सूप अब छलने भी आईना दिखाने का काम करेगी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप घोटाले में नंबर 1 है, ये पूरा प्रदेश कहता है। NCERT की रिपोर्ट भी इस बात को कहती है जी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी भी समझ में आई। और मैं आपको एक बात और बता दूं अमित जी, यदि सरकार की स्वच्छ छवि होती, अगर व्यक्ति प्रबंधन इनका अच्छा होता, या व्यवसाय के लिए नए अगर आपने प्रबंधन किए होते, साफ छवि सरकार अगर चलती, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बाहरी कंपनियां, उद्योग, बड़े बड़े उद्योग खोलने का काम मध्य प्रदेश में होता, जिससे राजस्व भी प्राप्त होता, लोगों को रोजगार भी मिलता, और निश्चित तौर पर सरकार का कर्ज भी कम होता। लेकिन इन्होंने नहीं किया। आप विकास की बात करते हैं, आप, मैं यही तो बोल रहा हूँ, कई टेक्सटाइल कंपनियां हो, रेल हो, बेल हो, ये सब आप बेचने का काम करेंगे और उसके बाद आप कर्ज भी लेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा फिर आपका विकास दिख कहाँ रहा है? ठीक है, विकास कहाँ दिख रहा है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी से। लेकिन फिलहाल हम रमाकांत पटेल जी का रुख करेंगे, काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। रमाकांत जी आपकी बात रखें, फिर प्रेम व्यास जी का रुख करूंगा जी। देखिए अमित जी, डॉक्टर प्रेम व्यास नाम से तो लग रहा है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति होंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए कि हमारे मंत्री जेल में है, जांच चल रही है, शीश महल और फलाना और ढिकाना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में ये हुआ था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पे CBI का छापा मारा गया, पूरे मुख्यमंत्री दफ्तर को छावनी बना दिया गया। CBI ने एक एक फाइल को खंगाला था। उसके बाद सुंगलू कमेटी बना करके 1 साल बाद 400 से ज्यादा फाइलों की लेंस लगा करके छान के एक एक शब्दों को पढ़ा गया था। पूरी जांचें हुई थी, हमारे 40 विधायकों को जेल पहुंचाया गया था, कहा गया था कि ये अयोग्य है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने फटकार लगाई, CBI को फटकार लगाई, पुलिस वालों को फटकार लगाई, भाजपाइयों को फटकार लगाई कि तुम फर्जी मुकदमे कर रहे हो, फर्जी
केस कर रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम कर रहे हो। पंजाब की इन्होंने बात करी, मैं फिर बता दूं इनको कि पंजाब की सरकार ने, मान साहब की सरकार ने कर्जा कम करने की दिशा में काम किया है। ये भाजपाइयों को बताना चाहिए कि कैसे यहाँ पर 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये भाजपाइयों को बताना चाहिए कि कैसे यहाँ पर पुल पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार हो जाता है, पटवारी भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार पटवारी भर्ती में घोटाला हो जाता है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार हैं। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी ये तो बताइए कि ये सीबीआई का छापा कब पटवारी भर्ती घोटाले वालों के यहाँ पे पड़ेगा, कब व्यापम वालों के यहाँ पे पड़ेगा, कब रेत माफियाओं के यहाँ पे पड़ेगा? क्या इनको भाजपा वालों का पता नहीं मिलता है? किसने पोषण आहार का घोटाला किया? सीएजी की रिपोर्ट में बतलाया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी के पास वो विभाग था, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया पोषण आहार का घोटाला। अरे भाई, तुम्हारे पास में जांच एजेंसियां हैं, चाहे जिसको बदनाम कर लो, चाहे जिसको गिरफ्तार कर लो, लेकिन जनता सब समझ रही है। समय आने पे मजबूत जवाब मिलेगा, ऊपर से लेके नीचे तक सबकी सफाई हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन की बात कर रहे थे जी। ये जरा बतला दें कि 28 तारीख को जो शिवराज सिंह चौहान जी कर्जा लेने वाले हैं, वो फिर कौन से नंबर का कर्जा है, इनको याद ही नहीं होगा, क्योंकि अनगिनत रूप से कर्जा ले चुके हैं, अनगिनत रूप से। जितना सरकार का बजट है उससे ज्यादा कर्जा ले लिया है। ये लोग कर्जा लेकर के इस मध्य प्रदेश के लोगों को नीलाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जमीनों को नीलाम कर दिए, जंगलों को नीलाम कर दिए, नदियों को बेच डाले, पहाड़ों को बेच डाले। ये लोग देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाने के काम कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी जवाब दें, फिर डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी का रुख करूंगा जी। देखिए, बाप ना मारी मेंढकी और बेटवा तीरंदाज। अब ये सीखे तो केजरीवाल जी से है ना, जो केजरीवाल जी 400 फाइल लेके घूमते थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ, और उनके कूलर तक गिन लिए थे कि इस ऑफिस में इतने कूलर है, इस ऑफिस में इतने कूलर है, और जिस दिन मेरी सरकार आई उस दिन शीला दीक्षित और सभी मंत्री जेल चले जाएंगे। ये झूठों के सरदार है, और इन झूठों के सरदार को पढ़े लिखे होने का थोड़ा तो पढ़ना चाहिए था। आप केजरीवाल जी जैसे आदमी के साथ में रह रहे हैं, उनके पापा बनकर बैठे 4 ट्रिलियन डॉलर मैंने देश के लिए कहा था। आप मध्य प्रदेश से जोड़ रहे हैं, किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? आपको यहाँ पर बनी हुई सड़कें नहीं दिखती है, आपको अपने यहाँ का भ्रष्टाचार देखने की जगह मध्य प्रदेश दिखता है, और आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, सम्मान नहीं है। आप बताइए, आप कह रहे केस झूठे लगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं दे रही है? आप इस बात का जवाब दीजिए। आप परोली के लिए अभी तक पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, और अब परोली के लिए आप उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। आप ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश जो पानी उत्तर प्रदेश से यमुना का आ रहा है, उसके कारण पानी खराब हो रहा है। अरे मूर्खों के सरदार, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से यमुना आती है या दिल्ली से यमुना जाती है? इस तरह के तो वो आपकी मार लेना स्टेटमेंट दे रही है, और आप यहाँ बैठकर भोकड़ बतिया रहे हैं। अरे बतियाने के पहले थोड़ा पढ़ लिया करें। मुझे मालूम आप अच्छे वक्ता है, आप अच्छी तरह से अपनी बातों को प्रेषित करते हैं, लेकिन उन बातों में सत्यता तो होना चाहिए। आप पटेल जरूर है, पटेल पहले हुआ करते थे, पूरे गांव का भ्रमण करते थे, एक एक घर की निगरानी रखते थे, लेकिन ये नकली पटेल है जिनको ये नहीं पता कि डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो सरकार ने कर्ज लिया है करोड़ों रुपए का, अब जब नई सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं सबसे पहले चुनौती तो होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, यानी वित्तीय प्रबंधन की। उससे कैसे पार पा पाएगी नई सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनती है? अनिल जी। जी, निश्चित तौर पे अमित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो लोग भी नई सरकार आएगी, जिस तरह से कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ा है, तो वित्तीय प्रबंधन करना उतना ही निश्चित तौर पे कठिन है जी। लेकिन एक बात आपको और मैं बताना चाहूंगा, वित्तीय प्रबंधन तो कठिन है ही। अब चूंकि सरकार जब आएगी तो वो अपने हिसाब से फैसले लेगी, लेकिन यहाँ ये बात भी आपको मानना पड़ेगी कि कमलनाथ जी एक अनुभवशील नेता है, और निश्चित तौर पे जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन्होंने 15 माह के कार्यकाल में एक इस तरह से माहौल तैयार किया था, जिससे नए नए इन्वेस्टर, नए नए उद्योग खोलने के लिए एक माहौल तैयार किया था, जिससे नया रोजगार और नया प्रबंधन और नया राजस्व मिले। अब चूंकि मामला यह है कि अगर केंद्र के द्वारा जीएसटी जैसे लगा दी गई तो नया आप टैक्स भी नहीं ले सकते, तो सरकार का राजस्व कैसे बढ़ेगा? निश्चित तौर पर इसके लिए नए प्रयोग भी करना पड़ेंगे, और उम्मीद है कि आने वाली नई सरकार नए प्रबंधन भी करेगी और मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर इस कर्ज से मुक्ति दिलाने का भी काम करेगी और विकास का भी काम करेगी। जी अमित भाई।
चलिए, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस तो आश्वस्त है कि सरकार आएगी, पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन होगा, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो भी नई सरकार बनती है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से होता है। प्रबंधन ऐसा ही होना चाहिए जिससे जो मध्य प्रदेश की आम जनता है, जिसने सरकार को चुना है, उसके कंधों पर किसी भी तरह का कोई भी नया भार ना दिया जाए। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास सीमित था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।